अकबर और बीरबल का सबसे खतरनाक मिशन। अकबर के दरबार की सुबह कुछ अलगसी थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे किसी ने महल के इर्दगिर्द छुपा हुआ कोई रहस्य हौले से हिला दिया हो। दरबान, नौकर और पहरेदार अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे, पर किसी के होंठ पर आज मुस्कुराहट नहीं थी। महल के आंगन में एक काला तंबू लगा हुआ था, बड़ा, गहरा, और उस पर किसी अज्ञात भाषा के चिन्ह उकेरे हुए थे। तंबू के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि देखने पर भी कोई तक रोक न पाए। उसने दरबार को घूरा और बोला, शहरी के बाहर उस पहाड़ी के नीचे, जहां पत्थर बोलते हैं, वहां से एक चीज उठानी है। अगर न उठाई गई तो अकबर शाह का राज्य खतरे में पड़ जाएगा। बातें सुनते ही अकबर की आंखों में गंभीरता आ गई और बीरबल की चपलता में नई सूझ चली। दरबार में हर कोई यही सोच रहा था, कौन जा सकता है उस खतरनाक जगह पर? सैनिकों की फौज, जासूस, जादुई विद्वान? पर बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां खतरा हो वही अवसर भी है, जहां असंभव लगे वही हमारी असली परीक्षा। अकबर ने उस मुस्कान में कुछ भरोसा देखा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जाओ। यह सुनकर दरबार में हल्की हंसी फटी। कोई हंसी खुशी की थी, कोई चिंता की, पर बीरबल ने वही काम किया जिसमें वह माहिर था। मुस्कुराकर सांस ली और चल पड़ा। रास्ता लंबा था। शाही रथ की जगह बीरबल ने एक साधारण घोड़े पर सवार होना चाहा। कहते हैं कि खतरनाक मिशन में भारी आभूषण और दिखावा खतरा बढ़ाते हैं। साथ में अकबर ने 3 विश्वस्त सैनिक रखे, पर बीरबल ने कहा, ज्यादा सुरक्षाएं कई बार समस्या बढ़ा देती हैं। उसने अपने चालाक दोस्त चंदू, जो एक साधारण लेकिन तेज दिमाग वाला जासूस था, को साथ लिया और कुछ स्थानीय चरवाहों से दिशा और हालात के बारे में पूछा। जैसे जैसे वे पहाड़ की तरफ बढ़े, हवा बदलने लगी, पेड़ कम, पत्थर ज्यादा, और आवाजें धीमी पड़ती गईं। रात के पहले ही तारा छिन्न भिन्न हो रहे थे, मानो ऊपर से कोई बड़े कपड़े खींचकर अंधेरा बिछा रहा हो। चरवाहों ने बतलाया कि उस पहाड़ी पर एक पुराना किला है, जहां कभी कोई राजा रहता था, पर अब वहां अजीब भूत प्रेत के किस्से फैल गए हैं। बीरबल ने चंदू से कहा, किस्सा सुनकर अपना काम मत बदलो, काम कर और वापस आकर किस्से सुनेंगे। चंदू ने आंख मारे और बोला, ठीक है मास्टर। पहाड़ी के पास पहुंचते ही उन दोनों को एक सुनसान घाटी मिली, जहां पत्थरों पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं, मानो किसी प्राचीन गणित के फार्मूले। बीरबल ने अपने तख्त पर उतारा और ध्यान से उन लकीरों को पढ़ने लगा। चंदू ने पूछा, ये क्या है? बीरबल मुस्कुराया, यही तो बात है। यह लकीरें रास्ता नहीं दिखाती, यह परीक्षा लेती हैं। उन्होंने पाया कि कुछ पत्थर थे जो हाथ लगते ही गर्म हो जाते, कुछ पर बदलती छवि दिखती और कुछ पर शब्द उभर आते। यह काम किसी सामान्य जादूगर का नहीं, बल्कि किसी ऐसे विद्वान का था जिसने विज्ञान और कला दोनों का संगम कर रखा था। रात गहराई और वे पहुंचकर उस किले की दीवार के सामने रुके। दीवारों पर लोहे की नक्काशी थी, जिस पर एक चेतावनी लिखी थी, यहाँ से भीतर न घुसे जब तक सत्य का वचन न कहो। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, सत्य का वचन। उसने एक चट्टान से एक छोटा सा पत्थर उठाया और दीवार पर रखा। दीवार के निकट से एक दरवाजा चला गया और एक हल्की आवाज गूंजी, सत्य कहो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेरा सत्य सरल है, मैं अकबर का सेवक हूँ और मैं उसके राज्य की रक्षा के लिए आया हूँ। आवाज थोड़ी मंद हुई, पर दरवाजा खुल गया। उसने चंदू की तरफ इशारा किया, तुम भी सत्य का प्रमाण देना। चंदू ने झिझकते हुए कहा, मैं चंदू, बीरबल का साथी हूँ और मेरा धर्म सत्य बोलना है। जैसे ही उसने कहा, दरवाजा कुछ और खुला और अंदर एक लंबा मार्ग सामने आया, जैसे किसी ने घने अंधेरे में रोशनी के टुकड़े बिखेर दिए हों। भवन के अंदर कदम रखते ही बीरबल ने महसूस किया कि वहां की हवा में कोई पुरानी पीड़ा बसती है। चित्रों में तमाम चेहरों की झलकियां थीं, कुछ रंजित, कुछ शांत, पर हर एक में एक कहानी बंद थी।
बीरबल ने कहा, हर कहानी अपने हीरो को मर चुकी कहती है। किंतु बीरबल की आंखों में सहमने का नाम भी नहीं था। वह आगे बढ़ा और एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, जो सत्य नहीं देख पाता वह भ्रम में खोया रहता है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी खींचते हुए कहा, तो हमें आंखें खोलनी होंगी और साथ देखकर चलना होगा। भीतर एक विशाल हॉल था। उसके बीचों बीच एक रहस्यमयी वस्तु रखी गई थी, एक छोटी सी चाबी जैसी चीज, पर उसके चारों ओर एक आभा थी जो मंद मंद लोकेशन की तरह चमक रही थी। चंदू ने फुसफुसाकर पूछा, क्या यही है? बीरबल ने बिना किसी हिचक के उस चाबी को पकड़ा। चाबी उठाते ही हवा में ठीक पीछे से जैसे कोई गूंज उठा, वह कोई जो इस चाबी को उठाएगा उसे 3 परखों से गुजरना होगा, बुद्धि, धैर्य और त्याग। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, हम तैयारी के साथ हैं। पर जैसे ही उसने कहा, एक पर्दा गिरा और सामने 3 दरवाजे उभरे, हर दरवाजे पर एक अलग निशान। पहला दरवाजा चमकता हुआ प्रतीत हुआ, दूसरा अंधेरों से ढका और तीसरा दरवाजा ऐसा था मानो किसी ने उसे मिटा दिया हो, उस पर किसी निशान की कमी थी। ये 3 दरवाजे तीनों परखों के प्रतीक थे। पहला दरवाजा था बुद्धि की परीक्षा। उसमें दाखिल होते ही एक विशाल पुस्तकालय जैसा कमरा था, पर हर किताब उल्टी दिशा में लगी थी, शब्द उलझे हुए और हर कोने में पहेलियां झलक रही थीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ते नहीं, समझना होगा। उसने चंदू को कहा कि वह बाहर रहे और जैसे तैसे वह बुद्धि की परख के प्रश्नों को हल करने लगा। पहेली इतनी चतुराई से बनी थी कि उसका उत्तर सीधा न था, पर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक एक करके प्रश्नों को परखा और आखिर में पुस्तकालय का एक दरवाजा खुला जो दूसरी परख की ओर गया। बाहर आकर चंदू ने पूछा, इतना सरल कैसे कर लिया? बीरबल ने बस कहा, जब सवाल कठिन लगे तो सवाल को अलग अलग खोलो, जैसे प्याज। दूसरी परख थी धैर्य की। यह एक अंधेरा मार्ग था जहां हर कदम पर आवाजें आती और हवाएं सोने सी चमकदार पत्तियों को हवा के साथ उठाती। वहां पर समय टूटा सा लगा, घड़ी की सुइयां अस्तव्यस्त थी। बीरबल को उस आरंभिक उत्साह ने थोड़ी ठंड पहुंचाई। घड़ी के टुकड़े और आवाजें एक तरह का मानसिक खेल रचती। हर बार जब बीरबल ने हड़बड़ी की तो रास्ता एक मोड़ पर लटक जाता, और जब वह धैर्य दिखाता तो रास्ता सुगम होता। उसने ध्यान और सांस की शक्ति से खुद को स्थिर रखा। चंदू, जो ऊंचाई पर बैठा था और चाबी की निगरानी कर रहा था, ने देखा कि बीरबल की आंखों में अजीब सी शांति है, शक्ति नहीं, पर एक अडिग ठहरा। समय के खेल में बीरबल ने पाया कि धैर्य असल में उस आवाज को सुनना है जो महसूस हो पर बोल ना पाए। उसने धीरज बनाए रखा और मार्ग खुलता गया। तीसरी परख थी त्याग की, शायद सबसे कठिन। वहां पहुंचे ही उन्होंने देखा कि एक कमरा है जिसमें कई चीजें रखी थीं, सोने की मूर्तियां, सुंदर वस्त्र और खासकर एक शीशा जिसमें अकबर का एक पुराना चित्र रखा था, जिसके पीछे लिखा था, जो इस परख में अपनी सबसे बड़ी चाह छोड़ दे वही विजयी। बीरबल ने सोचा, क्या त्याग में अकबर से जुड़ी कोई चीज छोड़नी पड़ेगी? पर शीशे के पास ही एक आवाज ने कहा, यह शीशा तुम्हें दिखाएगा वह जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो। बीरबल ने शीशे में देखा, उसमें उसने अपने परिवार की खुशी, महल की शान और एक दिन अकबर की प्रशंसा देखी। पर उसने महसूस किया कि असल चाह अकबर की सुरक्षा थी। बीरबल ने धीमे से हाथ बढ़ाकर शीशे को तोड़ दिया, पर वह शीशा सिर्फ लकड़ी का था। असल त्याग तो वह था कि उसने दिखावे और स्वार्थ से परे जाकर राज्य की भलाई को ऊपर रखा। उसी क्षण तीसरा मार्ग खुला और एक कमरा सामने आया जहां एक पुरानी किताब रखी थी। उस किताब पर लिखा था, जो चाबी उठाती है वह समकालीन और अतीत के बीच का सेतु है। कमरे के मध्य में एक छोटा सा गुहासा स्थान था और वहां एक मानचित्र फैला हुआ था जिसमें पूरा राज्य, नदियां, जंगल और पहाड़ बिंदुसार दर्शाए गए थे। मानचित्र पर एक लाल निशान था, वही स्थान जहां से खतरा निकला था।
बीरबल ने ध्यान से देखा और समझा कि यह खतरा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर का भी है, कुछ ऐसा जिसे समय के साथ दबा दिया गया था पर अब उभर रहा था। उसने एक पुरानी लोक कथा याद की जिसमें कहा गया था कि राज्य में जितनी शक्ति बाहर नजर आती है उतनी ही कमजोरी भीतर छुपी रहती है। यह समझकर बीरबल ने कहा, हमें न केवल वस्तु को लाना है पर उसकी जड़ को खत्म करना है। मानचित्र के निशान के पास एक छोटा सा कवर्ड बक्सा था। उसमें एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, यह वह शाप है जो राजा के गर्व से उपजा, जितना अधिक तुम उसे छिपाओगे उतना ही वह बढ़ेगा। शाप को मिटाना है तो गर्व को गिराना होगा। बीरबल को समझ आया कि यह कोई जादुई वस्तु नहीं बल्कि राजसी अहंकार और अन्याय की निशानी है। किसी पूर्व राजा ने अपनी सत्ता बचाने के लिए लोगों की खुशियां कुंद कर दी थीं और उस कुंदपन ने शाप का रूप ले लिया। बीरबल ने सोचा, ऐसी वस्तु को उठाना और बाहर लाना हल नहीं, उसे समझकर लोगों को सच्चाई बतानी होगी। वह वापस महान अकबर की तरफ दौड़ा, पर योजना थी कि उन्हें यह संदेश सिर्फ अकबर तक ही नहीं पहुंचाना बल्कि लोगों तक ले जाना होगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जब भी राजा स्वयं को सत्ता का पर्याय समझे तब राज्य को खतरा है। बीरबल ने समझ लिया कि इस मिशन का असली खतरनाक हिस्सा यह नहीं था कि कहीं कोई भयंकर राक्षस है, बल्कि यह था कि सच को सुनने के लिए किसी को राजसी अभिमान से ऊपर उठना पड़ेगा। और ऐसा निर्णय लेना मुश्किल था। हर दरबार बड़े बड़े निर्णयों से भरा होता है, पर छोटा सा अहंकार भी बड़े राह बना देता है। वह चंदू के साथ वापस महल पहुंचा। अकबर को सारी बात बताई गई, कितनी कठिन परखें हुई, चाबी क्या थी और सबसे अहम वह पर्ची और शाप। अकबर की आंखों में सोच की लकीरें थीं। उसने पूछा, तो क्या करना है? बीरबल ने कहा, हमें शाप की जड़ को उजागर करना होगा। राजा के दरबार में जो अन्याय और अन्याय के छुपे शब्द हैं उन्हें खोलकर जनता के सामने रखना होगा। राजसी गर्व में झकना पड़ेगा और यह वही समय है जिसमें एक राजा की महत्ता परख में पड़ती है। अकबर ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि सच्चाई खोलने से उसकी प्रतिष्ठा पर आघात लग सकता है, पर वह अपने प्रजा का राजा था। उसने दरबार बुलाया, न सिर्फ अपने सैनिक और मंत्री बल्कि गांव के प्रतिनिधि, किसान और शिल्पकार भी। दरबार के सामने बीरबल ने चाबी और वह पर्ची रखी और अपनी पूरी यात्रा की कहानी बताई, किस प्रकार बुद्धि, धैर्य और त्याग ने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। उसने वो चाबी जनता के सामने रखी और कहा, यह चाबी हमें एक बात बताती है, यदि हम सच को दबाते हैं तो वह शाप बनकर लौटता है। कई लोग चुप थे, कुछ को गुस्सा आया और कुछ आश्चर्य से भर गए। कुछ मंत्री जो वर्षों से सकुचित कर भ्रष्टाचार कर रहे थे, मांसपेशियों में कांप उठे। अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, जो दोषी हो उसे सजा मिलेगी, पर सबसे पहले हम सच को स्वीकार करेंगे और जो भी अन्याय हुआ है उसे सुधारेंगे। बीरबल ने देखा कि राजा ने अपना राजसी गर्व छोड़ दिया। उसने कहा कि वह अपने लिए नहीं पर प्रजा के लिए राजा बनेगा। भीड़ में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने बहुत भारी पत्थर हटा दिया हो। शाप की आभा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल शाप का असर उन दरबारियों में भी था जो न तो जागरूक थे और न ही खुद को दोषी मानते थे। वे सहज ही जड़ में बंधे हुए थे। बीरबल ने सुझाव दिया कि सभी मंत्री और प्रतिनिधि मिलकर उन नियमों की समीक्षा करें जो जनता के खिलाफ गए थे। एक एक कर नियम बदले गए। जो गरीबों को उत्पीड़ित करते थे उन्हें हटाया गया और कर संरचना में पारदर्शिता लाई गई। कुछ को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, पर अकबर ने साफ निर्णय लिया, न्याय पहले और राजशक्ति बाद में। बीरबल ने हंसकर कहा, अकबर शाह, आपने आज जो किया वह सबसे बड़ा और खतरनाक मिशन था। आपने अपने शासन के अहं को मारा और लोगों ने साथ में ठहाका लगाया। ठहाका राहत का था, जीत का था। समय के साथ शाप पूरी तरह खत्म हो गया।
जो काला तंबू कभी महल के बाहर लगा था वह अब खिसक गया और वहां फूल खिलने लगे। जिन पत्थरों पर लकीरें थीं वे अब मार्गनिर्देश बन गई थीं और वे किताबें जो उल्टी लगी थीं उन्होंने फिर से विशुद्ध ज्ञान का घर बना दिया। बीरबल और अकबर की दोस्ती और गहराई में बढ़ोतरी हुई, न सिर्फ शहंशाह और मंत्री के रूप में बल्कि दो ऐसे लोगों के रूप में जो संकट के समय में एक दूसरे का सहारा बनते थे। और चंदू, वह लोकतंत्र के पहले छोटे से प्रहरी बनकर रह गया। उसने कहा, जहां बीरबल का दिमाग हो और अकबर का हृदय, वहां कोई खतरनाक मिशन असंभव नहीं। बीरबल ने ठहाका लगाया और कहा, हाँ, और अगली बार जब कोई खतरनाक मिशन आए तो तुमसे कहना है, पर पहले तुम मुझे चाय पिला देना। चंदू बोला, ठीक है, परंतु इस बार महल की चाय में शक्कर कम रखो। राज्य के लोगों के लिए भी मिठास कम करनी होगी ताकि वे कड़वा सच भी स्वादन कर सकें। कहानी के अंत में एक बात साफ हो गई, सबसे खतरनाक मिशन कभी तलवार या आग से नहीं आते, वे भीतर के भय, अहंकार और सच्चाई से भागने से आते हैं। और जब कोई राजा, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने भीतर की जांच करने की हिम्मत करे, तभी उसकी असली व्यवस्था मजबूत बनती है। अकबर ने जो किया वह इतिहास का एक सबक बन गया कि सच्चाई और त्याग से ही शासन की नींव मजबूत होती है। बीरबल, वह वही था, हंसता, सोचता और हर बार कुछ नया सीखता कि जीत का मतलब सिर्फ बाजी मारना नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। और इस तरह उनका सबसे खतरनाक मिशन ही उनका सबसे बड़ा विजय बनकर रह गया, एक विजय जो केवल महल तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे राज्य में अमिट छाप छोड़ गई। जब बीरबल ने अकबर को हंसते हंसते रुला दिया। दरबार की सुबहें हमेशा कुछ न कुछ खटमलसी मसलती हुई हंसी और गंभीर आदेशों के बीच टकराती रहती थीं। पर उस दिन महल का हर कोना एक अजीब सा कांपता हुआ सन्नाटा लिए बैठा था। दरबार में लोग आते जाते थे, पर उस सन्नाटे के बीच हर कोई किसी न किसी उम्मीद का बोझ उठाए खड़ा था। अकबर का चेहरा आज सामान्य से थोड़ा थकासा था, आंखों में वही शाही चमक थी पर होठों पर वह पुरानी बेपरवाह मुस्कान नहीं दिखाई देती थी। लोग कहते हैं कि जब राजा मुस्कुराता है तो पूरा राज्य खिल उठता है, और जब राजा उदास होता है तो हवा में भी सीधी सी खट्टी सी गंध छा जाती है। आज वही हाल था। बीच बीच में बीरबल दरबार के एक कोने में खड़ा दबी सी मुस्कान लिए अपनी सूक्ष्म आंखों से सबको निहार रहा था। वह जानता था कि अकबर के चेहरे पर जो भाव हैं वे सिर्फ चेहरे के नहीं, राज्य के, प्रजा के और अपने दिल की भी परछाया थे। बीरबल ने बहुत बार देखा था कि अकबर जब ठहाका लगाकर मुस्कुरा देता तो उसका हंसना सिर्फ हंसना नहीं होता, उसमें एक हल्की सी रक्षा की भावना, जनता के लिए चिंता और अपने आप को सिद्ध करने का डंका भी बजता। पर आज का मामला अलग था। बीरबल को ऐसा एहसास हुआ कि आज वह जिस राजा का सामने है वह राजा किसी निजी कसौटी पर खरा उतरना चाहता है, पर किस तरह बताने के लिए उसने एक नायाब योजना बनाई जो हंसी से शुरू होगी और आंसू पर खत्म, ऐसा सिलसिला कि महल के पत्थर भी नम हो उठेंगे। बीरबल ने दरबार के सबसे पुराने नौकर रघुनाथ को पास बुलाया। रघुनाथ वही था जो कई राजाओं के दौर जानता था, उसकी चाल ढाल में उम्र का ठहराव था और उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव। बीरबल ने धीरे से कहा, रघु, आज तुम मेरी आंखों का साक्षी बनोगे। एक कहानी तैयार करो, कुछ ऐसा जो हर किसी के दिल की एक कलई खोल दे, पर सुनने में हंसी आनी चाहिए। रघुनाथ की भौहें उठीं, पर वह जानता था कि बीरबल का मतलब खेल खेल में गहरा होता है। ठीक है महाराज, वह बोला, पर आप क्या करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही करूंगा जो अच्छा चालाक करता है, हंसाऊंगा और फिर एक पल में सच दिखा दूंगा। बीरबल ने एक असामान्य सुबह योजना बनाई। उसने अकबर को बताया कि आज दरबार में एक मजेदार प्रतियोगिता कराई जाएगी, सबसे अजीब बात कौन कर सकता है।
अकबर, जो स्वभाव से खेल खेल में खुश होते थे, पहले तो चकित हुए, पर फिर उनकी आदत की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने कहा, ठीक है, जो अजीब करेगा उसका पुरस्कार आधा खजाना। सबने हंसे हंस कर कहा, अरे महाराज, आधा खजाना तो बीरबल के पास होगा ही, क्योंकि वह तो पहले से ही अजीब है। और सबने ठहाका लगाया। बीरबल ने भी ठहाका लगाया, पर उसकी आंखों में थोड़ी नरमाई थी, जैसे कोई गुड़िया जिसके अंदर कोई चिट्ठी छुपी हो। दरबार के मंच पर लोग एक एक करके अजीब करतब दिखाने लगे। कोई सिर पर मिठाई रखकर नाचने लगा, कोई उल्टी सीधा कव्वाली सुनने गया। हंसी की ऐसी गड़गड़ाहट हुई मानो पुराना तालाब उफन गया हो। अकबर ने भी देखकर खूब मुस्कुराया। उनकी हंसी ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई, वैसे वैसे माहौल हल्का होता गया। पर बीरबल ने एक चरण पर रुककर कहा, अब मैं एक आखिरी कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी हंसी से शुरू होगी, पर एक मोड़ है, उसमें एक सच्चाई है जो राजसी दिल को छू जाएगी। अकबर ने आंखें चमकाकर पूछ लिया, बोलो बीरबल, क्या है वह? बीरबल ने मंच पर एक साधारण लकड़ी की छोटी कुर्सी रखी और उस पर एक पुराना लाल टोपी लगाया। टोपियों का राजसी संकेत, मगर वह टोपी किसी के लिए खास थी। वह अकबर की बचपन की टोपी थी, जिसका कोई अतीत था जिसे बीरबल हमेशा छुपाए रखता। बीरबल ने धीमे से कहा, यह टोपी एक राजा की नहीं, यह एक बच्चे की है जो कभी अपनी माँ के साथ खेला करता था। सबने ठहाका लगाया, एक राजा का बचपन। पर बीरबल ने मुस्कुराकर उस टोपी को उठाया और शुरू किया एक अजीबोगरीब कहानी, एक कहानी जो सुनने में बिल्कुल मामूली थी पर भीतर से काफी भारी। एक बार की बात है, बीरबल ने कहा, एक छोटा लड़का था जो हर सुबह अपने गांव के मेले में जाया करता, और वहां उसकी सबसे बड़ी खुशी थी एक बूढ़ी और मधुर हंसने वाली महिला, जो उसे एक मीठा सा दोहा सुनाया करती थी। वह दोहा कुछ ऐसा था, हंसना है तो खुलकर हंसो, पर रूठना पड़ जाए तो आंसू भी बहाओ। लड़का बड़ा हुआ और वह राजा बन गया। पर राजा होने के बाद उसने अपना वह दोहा भूल गया, क्योंकि दरबार में हंसी का मतलब शहना और आंसू का मतलब कमजोरी मान लिया गया। पर दिल में वह दोहा किसी तरह जिंदा रहा। बीरबल की आवाज में एक हल्की सी कांप थी, पर वह हंसी के लहजे में कहानी बताता रहा। लोग पहले चुटकी लेते रहे, पर कहानी हर पल गहराती गई। तभी बीरबल ने मंच पर कुछ और लोग बुलाए, कुछ गरीब कारीगर, एक बूढ़ा किसान और एक छोटी सी लड़की जो अपने बालों में खिलौने बांधकर आई थी। सबको देखकर दरबार में खामोशी छा गई। ये वही लोग थे जो अक्सर अकबर के राज दरबार से दूर रहते थे, पर बीरबल ने उन्हीं में से एक छोटी सी घटना का जिक्र किया जो सुनकर अकबर की आंखों में पहली बार कुछ चमक आई। वह घटना थी एक छोटे से दरवाजे की, जो अक्सर रात को खोखला सा सुनाई देता था। एक दरवाजा जो आम लोगों की छोटी छोटी दास्तां सुनता था, पर राजा के कानों तक वह बात नहीं पहुंचती। बीरबल ने कहा, कभी कभी राजा के पास खबर पहुंचती है, पर खबर उस रास्ते से नहीं जो सच दिखाती, वह रास्ता छुपा रहता। बीरबल ने कारीगर से कहा कि वह एक छोटी सी चीज बनाकर दिखाए। वह चीज एक नन्हा सा खिलौना थी, जिसे बनाकर कारीगर ने कहा, यह खेल खिलौना है, पर इसे खरीदने वाला बच्चा 4 बार सोचकर लौट आता है, क्योंकि उसकी माँ कहती है, खेलना ठीक है, पर खाना जरूरी है। और उस छोटे से वाक्य ने अकबर के चेहरे पर एक हल्की परत हिला दी, हंसी और चिंता का अजीब मिश्रण। बच्चे की मासूम सी हंसी और माँ की चिंता, दोनों चीजें राजा के सामने थीं, पर वे दूर की बातें लगती थीं। बीरबल ने फिर एक विचित्र खेल किया। उसने एक नकली बाजार सजाया, जहां अमीर और गरीब एक साथ खरीदारी करते दिखे। अमीर ने हंसी में जो कुछ मंगवाया, गरीब ने वही रोजमर्रा की जरूरत टाल दी। यह नजारा देखते ही अकबर के होंठ झुर्रियों के साथ कस गए, पर वह नहीं रोया। लोग चुटकी लेते रहे, पर बीरबल ने कहानी की गुंथनी तेज कर दी। फिर बीरबल ने एक नाटक सा मोड़ लिया। उसने दरबार के सामने एक नकलसी ब्रीहड़ अदालत बिठा दी, जहां वह खुद हंसी का वकील बना और अकबर को जज।
मामले का नाम था राजा बनाम अपनी यादें। सुनते ही महल में एक हल्की सी ठिठोली छिड़ गई, पर बीरबल ने धीरे धीरे गवाही शुरू करवाई। गवाही उन सूक्ष्म यादों की जो राजा के दिल में गूंजती थीं। एक भूली हुई माँ की ममता, एक भूखा बच्चा जिसने अपनी माँ की रोटियां बांट दीं, एक वृद्ध दादा जिसकी आंखों में सिर्फ कहानी बची थी, और एक छोटी सी लड़की जिसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। हर गवाही के साथ दरबार में कुछ हलचल होती, किसी की आंखें नम हो जाती, किसी के होठों पर मुस्कान ठंडी पड़ जाती। अकबर ने पहले तो अपनी लहराता चेहरा दिखाया, पर धीरे धीरे उन कथाओं की तलाश ने उसके भीतर कुछ हिला दिया। बीच में बीरबल ने हंसी के पुट में कुछ ऐसे जोक्स लगाए कि दरबार दोबारा हंसा, पर हर जोक के बाद वह चुटकी लाते हुए एक सच्चाई रख देता, और यही क्रम था, हंसी, सच्चाई, फिर हंसी और फिर आंसू। अकबर की हंसी जब जब लौटती, वह एक तरह से अनायास ही टूटकर स्नेह में बदल जाती। हंसते हंसते उसकी आंखों में चमकें आती और फिर वे धारासी बहने लगतीं। लोगों ने देखा कि यह आंसू किसी कमजोरी के नहीं, बल्कि एक राजा के दिल की मर्मस्पर्शिता के थे। बीरबल ने जानबूझकर वह मार्ग चुना, हंसी की परत के नीचे छुपे दागों को उघाड़ने का। एक पल ऐसा आया जब बीरबल ने मंच पर आकर बड़े ही मासूम ढंग से एक छोटी सी चिट्ठी हाथ में ली। चिट्ठी एक आम आदमी की थी, जिसे बीरबल ने कुछ महीने पहले रुमाल में छिपाकर महल के बाहर एक नीले पत्थर के नीचे रखा था। चिट्ठी में लिखा था, महाराज, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, पर हमारे पास उसके लिए किताबें नहीं हैं। हम छोटे किसान हैं, पर हमें लगा कि अगर राजा जान ले तो शायद मदद करेगा। यह पढ़ते ही अकबर की आंखों में नमी थी। वे हंसने की कोशिश करने लगे, पर हंसी के बीच भी उनका गला भर आया। बीरबल ने शालीनता से कहा, राजा, आप हंसते हंसते यहाँ तक आ गए, पर आज आपकी हंसी में एक नया स्वाद आया है। वह स्वाद उस सच्चाई का है जो हंसी को मधुर बनाती है और आंसू को सम्मान। अकबर ने अपने बाजू के कुछ प्रमुखों को देखकर पूछा, तो वह बच्चा कहाँ है? किसी ने कहा, उन्होंने गांव में लिखा था। अकबर ने बिना किसी शाही ढोंग के कहा, उसे यहाँ लाओ। भीड़ में हलचल मची और कुछ समय बाद वही बच्चा यहाँ आया। कपड़े थोड़े घिसे पिटे, पर आंखों में एक उत्साह था जो कमोबेश किसी राजकुमार की भी शक्ति को छू। उस बच्चे ने जब अकबर को देखा तो अकबर के भीतर की माँ और पिता दोनों जाग उठे। बच्चा वहां खड़ा था और अकबर ने उसे गले लगाकर कहा, तुम पढ़ोगे? इस शब्द पर बीरबल ने जो हंसी का एक छोटा सा ठहाका लगाया, वह ठहाका खुशी का भी था और राहत का भी। पर तभी अचानक अकबर ने गले से एक हल्की सी कराहसी निकाली और उनकी आंखों से बड़े बड़े आंसू छलक पड़े, ऐसे आंसू जो हंसी के साथ थे और हंसी से भी गहरे। दरबार में जो नजारा देखा गया वह किसी के लिए भी असामान्य था। राजा हंसते हंसते रो रहा था। उसकी हंसी और रोना एक साथ थे। उसकी आंसुओं में भार था, पर वह भार किसी दया का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का था। बीरबल ने जोर से ठहाका लगाया, ठहाका जो खुशियों का था, पर उसकी आंखें भी नम थीं। लोग कहते हैं कि ठहाका जब आंखों से निकलकर गले तक पहुंचता है तब उसकी गूंज सबसे सच्ची होती है। अकबर ने हंसते हंसते कहा, बीरबल, तुझसे आज मैंने जो खेल खेला वह न तो नाटक था न मजाक, यह मेरी आत्मा की सफाई थी। और फिर वह सच में रोने लगे। उनकी पास टिश्यू नहीं थी, पर बीरबल ने अपनी अंगुलियों से शाही दुपट्टे का कोना निकाला और राजा की आंखों से शर्मीली सी बूंदें पोंछ दीं। झट से हर किसी के गले में कुछ फंस गया। कुछ लोगों की आंखें भी नम थीं, कुछ ने हंसी की आवाज दबाई और कुछ ने केवल देखकर हंसते हुए रो दिया। एक अजीब मिश्रित माहौल था। बीरबल ने फिर धीरे धीरे कहा, महाराज, राजा का रोना और हंसना दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हंसना उसे याद दिलाता है कि वह भी इंसान है, और रोना उसे याद दिलाता है कि वह किसके लिए इंसान है। अकबर ने सिर नीचे किया और कहा, तुमने जो किया वह बड़ा काम था। तुमने मेरे अंदर जो बचपन का दर्द दबा था उसे उठाया और मुझे उसे स्वीकारना सिखाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा,
जब हंसी इतनी गहरी हो कि वह आंसू दे दे, तो समझो कि लोगों की हंसी में अब आपके लिए जिम्मेदारी भी है। उस दिन के बाद महल में चीजें बदलती दिखीं। निश्चित रूप से कोई बड़ा राज्य सुधार तुरंत नहीं हुआ, पर लोगों ने देखा कि अकबर की हंसी अब और भी मानवीय हुई थी। वह अधिक सुनने लगे और अधिक रोने लगे, रोना पर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सुनकर सहानुभूति जताने के लिए। बीरबल का खेल सफल रहा। वह हंसी से लेकर आंसू तक का रास्ता दिखाकर राजा को एक नए रूप में सामने ला दिया। लोग जो पहले अकबर के हंसी के पीछे शाही ठसक देखते थे, अब उनमें एक नई कोमलता देखी, और जो पहले उसे केवल सर्वशक्तिमान मानते थे, अब उसे उनके जैसा मानने लगे, एक ऐसा व्यक्ति जो हंसता भी, रोता भी और फिर सीधी आंखों से देखकर निर्णय भी लेता था। कहानी का असली असर तब दिखा जब वही बच्चा, जिसे अकबर ने पढ़ाने का वादा किया था, कुछ साल बाद दरबार में आया। अब वह जवान हुआ था और उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले थी। उसने कहा, महाराज, आपकी हंसी ने मुझे पढ़ाया और आपकी आंखों के आंसू ने मुझे संवेदनशील बनाया। यह सुनकर अकबर ने फिर से हंसी के साथ ही आंसू बहाए। हंसी और आंसू का वह चक्र जीवन भर के लिए उसकी पहचान बन गया। बीरबल की चाल और उसके उस दिन के कार्यक्रम की चर्चा गांव-गांव तक फैल गई। लोग कहते थे कि बीरबल ने राजसी कठोरता को हंसी के छलके में पिघलाकर इंसानियत का जश्न मनवाया। और अकबर, उसने न केवल उस दिन के बाद सामाजिक नीतियों में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए, बल्कि उसने स्वयं बीरबल से कहा कि कभी-कभी हंसी की चाबी से बड़े दरवाजे भी खुल जाते हैं, पर उन दरवाजों के पार भी आंसू रहते हैं, जिन्हें देखना जरूरी है। बीरबल ने अपनी सरल मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आंसू अगर न हो तो हंसी का स्वाद अधूरा रहता है, और वह स्वाद जब पूरा हो तो लोग सिर्फ हंसते ही नहीं, बल्कि जीते भी हैं। समय के साथ उस दिन की यादें एक लोककथा बनकर बच गईं। लोग बच्चे बच्चे में एक दूसरे से कहते कि याद है जब बीरबल ने महाराज को हंसते हंसते रुला दिया। और हर बार जब यह कहानी सुनाई जाती, लोग हंसते भी और कुछ देर के लिए चुप भी हो जाते, क्योंकि उस हंसी के पीछे जो सच्चाई थी वह दिखती तो नहीं पर महसूस हुई। बीरबल की ठहाका और अकबर के आंसू दोनों एक ही सिक्के की दो ध्रुव बन गए, और सिक्का कुछ ऐसा चमका जिसका प्रकाश सिर्फ महल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर उस दिल तक पहुंचा जहां हंसी और आंसू का संगम होना आवश्यक था। किसी शाम बीरबल और अकबर साथ चल रहे थे। महल के बाग में कलियां चौखट पर झूल रही थीं और हवा में मीठी सी खुशबू थी। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना आज मैं वह राजा नहीं रहता जो मैं हूँ, और मैं जिसे राजा मानता था वह अब लोगों का राजा भी बन गया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, असल में तुम वह हो जो तुम बनना चाहते हो, मैं केवल वह आईना हूँ जो तुम्हें वही दिखाता है। अकबर ने ठहाका लगाया, ठहाका जो बीरबल की तारीफ और उनकी दोस्ती का था, पर उसकी आंखों में फिर से हल्की सी नमी थी। दोनों साथ साथ हंसे और फिर कुछ देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि किस्सा वही था जो शब्दों में नहीं, दिलों में बसा था। और इस तरह बीरबल ने नाटक, हंसी और सच्ची संवेदना का ऐसा मिश्रण करके अकबर को हंसते हंसते रुला दिया कि उस घटना की गूंज सदियों तक चली। लोगों ने कहा कि हंसी और आंसू का मेल ही असली मानवता का परिचय है, और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह सच्चा राजा बन जाता है। बीरबल ने सिर्फ एक चाल चली थी, पर वह चाल इतनी सधी और नापतौल कर की गई थी कि उसने एक पूरे राज्य की सोच बदल दी। अकबर के हंसी आंसू की कथा आज भी सुनने में आती है, और हर बार सुनने वाले की आंखों में कुछ चमक आ जाती है, ऐसा चमक जो हंसी के साथ आंसू का संगम दिखाती हो। बीरबल ने कई बार कहा, हंसी का काम केवल मनोरंजन नहीं, वह चेतावनी भी है और समाधान भी, और उस दिन की कहानी ने यही सिद्ध कर दिया। अकबर ने सीखा कि राजा का चेहरा जनता के लिए एक दर्पण है और उसकी हंसी आंसू जनता के साथ बांटने योग्य हैं।
जनता ने भी सीखा कि जब राजा हंसता है तो उसे हंसने दो, पर जब वह रोता है तो उससे सीख लो। और बीरबल, वह वही चुलबुला, चालाक और आश्वस्त बीरबल रहा, पर उसके दिल में उस दिन की अनुभूति ने एक और परत जोड़ दी, एक परत जो कहती थी कि असली मजाक वह है जो दिल खोल दे, और असली रोना वह है जो हंसी के साथ साथ हो। कहानी खत्म हुई, पर उन ठहाकों और उन आंसुओं का सिलसिला नहीं थमा। वे महल की दीवारों के साथ साथ लोगों के घरों में भी बह निकले। और जो सबसे खास था वह यह कि बीरबल ने अकबर की हंसी को रोना बनाकर उसे एक बेहतर राजा बनाया। और यही सबसे बड़ी कला थी, हंसाते हंसाते रुला देना, ताकि वह राजा जो हंसा अब और भी गहराई से देख सके, सुन सके और समझ सके कि उसकी हंसी किसके लिए थी और उसके आंसू किस हद तक उसका कर्तव्य। बीरबल की वो चाल जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। दरबार में सुबह की रोशनी अभी की हल्की सी खुशबू लिए महल की खिड़कियों से झांक रही थी कि खबर की सुई घूम घूम कर हर कान तक पहुंच गई। पड़ोसी राज्य के सेनापति रावल उदयराज अपनी सेना के साथ सीमांत पर इकट्ठे हुए हैं और उनकी चाल साफ है, अकबर के शासन की सीमाओं को चुनौती देना और दरबार के कुछ असंतुष्ट गुटों का साथ लेकर दरबार में उथल पुथल मचाना। यह खबर सुनते ही महल की हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कुछ दरबारी चेहरे पर तलखी लिए, कुछ घबराहट में, और सबके बीच बीरबल बस अपनी सामान्य मुस्कान लिए खड़ा था, पर उसकी आंखों के कोने में वही चमक थी जो किसी खेल के करीब आने पर आती है। अकबर ने जब सुना तो उसके होठों पर पहली बार वह पुरानी गंभीरता उतर आई। वे बोले, सीमा की रक्षा और प्रजा की शांति सबसे ऊपर है। पर यदि दुश्मन सिर्फ तलवार उठाने आए हैं तो सेना उन्हीं से निपट लेगी, पर यदि उनके पीछे राजनीतिक चालें हैं तो दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ेगा। बीरबल ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, महाराज, दुश्मन का खौफ तलवार से कम और दिमाग से ज्यादा फैलता है। उन्हें हम डराकर नहीं, उलझाकर पराजित करेंगे। अकबर ने उस दृढ़वादी मुस्कान को पसंद किया और कहा, तो तुम्हारी चाल क्या है? बीरबल ने अपनी बारीकी से तैयार योजना बताने के बजाय केवल कहा, थोड़ी जगह और समय दे दीजिए, मैं दरबार की हंसी से ही उनकी होश उड़वा दूंगा। दरबार के कुछ सदस्य, जो बीरबल की अजीबोगरीब योजनाओं के आदी थे, चौंके नहीं, पर कुछ मंत्री जिन्होंने हालिया दिनों में सीमा परिस्थितियों को लेकर कठोर रणनीति सोची थी, वे आशंकित हुए। पर अकबर ने भरोसा दिखाया और बीरबल को स्वतंत्रता दे दी। बीरबल ने पहले अपने भरोसेमंद साथी चंदू को बुलाया और कहा, तुम अपनी चालों को उजागर मत करना, बस मुझे सीमा की गलत सूचनाएं पहुंचाओ, पर सावधानी से, जैसे कि हम ढीठ व्यापारियों से खरीदारी कर रहे हों। चंदू ने सिर हिलाया और निकल पड़ा। बीरबल का असली खेल तो भावनाओं और दिखावे का था। उन्होंने तय किया कि वे दुश्मन के दिमाग को भ्रमित करेंगे ताकि वे अपनी ही चाल में फंस जाएं। बीरबल ने सबसे पहले एक नाटकीय योजना बनाई। वह जानता था कि रावल उदयराज का स्वभाव गर्वीला और दिखावटी था। वह मानता था कि जब किसी के सामने बड़ी धूमधाम होती है तो वह अक्सर अपनी कमियों को छुपाने के लिए भड़कीला प्रदर्शन करता है। बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद कलाकारों और दिग्गज सैनिकों को चुना और एक शाम को बिना किसी घोषणा के सीमा के किनारे के उन गांवों में जगह जगह छोटी छोटी आवाजें और संकेत छोड़े गए जो दुश्मन के शिविर तक पहुंचने की उम्मीद थी। संदेशों में कहा गया कि अकबर कुछ खास राजाओं को अपनी तरफ करने की तैयारी में है और वे कुछ द्वेषी मंत्रियों को दरबार से निकालने वाले हैं। पर बीरबल ने जो संदेश चलाए वे सच नहीं थे, वे सिर्फ संकेत थे ताकि दुश्मन अपनी चाल तेज कर दे और जल्दबाजी में निर्णय ले। रावल उदयराज का मन जैसे तैसे उग्र था। वह अपने सहयोगियों से बोला, यदि अकबर अपने अंदरूनी गुटों को तोड़ रहे हैं तो यह मौका है। हम तुरंत हमला करेंगे और महल में हलचल पैदा कर देंगे। पर बीरबल के नकली संदेश और अनजाने में बिखरी अफवाहें उदयराज के बीच पोटली पोटली शक पैदा कर रही थीं। वे सोचते रहे कि अकबर किसी बड़ा जाल बुन रहा है
और उनका पहला कदम यदि तेज और आक्रामक हुआ तो वे अकबर का ध्यान बटाएंगे और अंदरूनी असंतोष को हवा देंगे। पर बीरबल की योजना तो उलझाने की थी। वे दुश्मन को अपनी चाल में फंसाना चाहते थे। बीच बीच में बीरबल दरबार लौटते और अकबर को कुछ हंसते हुए संकेत देते। महाराज, अंधेरी चालें अक्सर अंधेरे ही बना देती हैं, वे कहते, और अकबर मुस्कुराकर जवाब देते। पर असल में बीरबल हर छोटे से छोटे संकेत का हिसाब रख रहे थे। वे जानते थे कि रावल उदयराज का स्वभाव क्या है, गर्व और दिखावे के बीच अपनी कमजोरी छुपाना। इसलिए बीरबल ने अपनी अगली चाल बड़ी चालाकी से रची। उन्होंने महल के कुछ बाहर वाले हिस्सों को जानबूझकर सजाया ताकि यदि किसी तरह की जांच की गई तो ऐसा लगे कि वहां कुछ शाही खजाना छिपा है। पर असल में वह एक बड़ा आकर्षण बन गया जिसे देखकर दुश्मन का ध्यान पूरी तरह भटक जाएगा। रावल उदयराज की सेना ने बीरबल की बिखेरी कहानियों के कारण एक संधि भंग का बहाना खोज लिया और अचानक रात के अंधेरे में महल की ओर बढ़ाई। उनकी घुड़सवार सेना तलवारें चमका रही थी और वह तैयार थे कि अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाकर महल पर कब्जा कर लेंगे। पर बीरबल ने अपने लोगों को पहले से ही तय स्थानों पर लगा दिया था। कहीं लोगों को बताकर भुला दिया कि महल बचाने की तैयारी चल रही है, पर कहीं वे जानबूझकर सैन्य नियंत्रण को ढीला दिखा रहे थे ताकि दुश्मन जागरूक न हो। बीरबल की सोच यह थी कि वही जो दिखता है वह गलत हो सकता है और वही जो दिखता नहीं उसकी वजह से दुश्मन फंस सकता है। जैसे ही दुश्मन ने हमला शुरू किया, गलती उसी में थी। रावल उदयराज ने सोचा कि महल के कुछ हिस्से कमजोर हैं और तेज आक्रमण से वे अंदर दाखिल हो जाएंगे। पर बीरबल ने अपनी असली चाल तीसरे दिन की सुबह पर रखी। उन्होंने महल के भीतर का एक तमाशा असामान्य रूप में रखा था। उन्होंने महल के गलियारों में आवाजें फैलवा दीं कि राजा की कोठरी में एक अनोखा शाही बैंड आने वाला है जो प्रतिद्वंद्वी देशों के समक्ष राजसी शो देगा। यह बात रावल के कानों तक पहुंची और उसके मन में विश्वास की जड़ और गहरी हो गई कि अकबर दिखावे में फंसा है। वे सोचने लगे कि यदि वे रात में तेजी से हमला करेंगे तो वे महल पर कब्जा कर लोगे और अकबर को सबके सामने अपमानित कर देंगे। पर बीरबल की असली माया तो अभी बाकी थी। उन्होंने महल के बाहर एक बड़ा सा मंच और बाजार सजवा दिया, पर नाटक यह था कि वह बाजार बाहर वालों के लिए ही था, जिसे देखकर दुश्मन को यह लगे कि अकबर का खजाना बाहर रखा गया है। कुछ दिनों के लिए यह बाजार रचलखचा ढंग से दिखता रहा और सीमा पर बैठे जासूसों ने यह जानकारी प्याले प्याले करवाई। रावल ने तो मान लिया कि अकबर अपनी राणा रानियों के साथ राजसी शो कर रहा है और खजाने की रक्षा मुख्य तौर पर वहां होगी। वे रात में हमला करने का निर्णायक निर्णय ले चुके थे। पर बीरबल ने अब अपनी शानदार चाल शुरू की। उन्होंने महल के भीतर की असली रक्षा को गायब कर दिया नहीं, पर एक ऐसी नकली शंका पैदा कर दी कि दुश्मन खुद ही अपनी चालों में भ्रमित होकर आगे बढ़ेगा। रात आई और घोड़ों की खुरों की आवाज के साथ रावल की सेना ने महल पर हमला कर दिया। पर जैसा कि बीरबल की योजना थी, रावल ने अपना ध्यान महल के बाहर के बाजार और मंच की तरफ लगाया। उनका मानना था कि वहीं से उन्हें सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। घोड़ों और तलवारों की गड़गड़ाहट के बीच महल के कुछ झरोखों से ली गई रोशनियां जैसे चकाचौंध कर देने वाली थीं, पर वे रोशनियां किसी खजाने की ओर नहीं बल्कि एक अलग ही जाल की ओर थीं। बीरबल की चतुराई थी कि उन्होंने महल के बाहर के क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े नकली खजाने और बर्तनों से भरे संदूक रखवा दिए थे, जो कि असल में केवल लकड़ी और पत्थर से भरे थे। पर उनकी चमक और आवाजें ऐसी थीं कि दुश्मन की नजरें धोखा खा गईं। रावल के सेनापतियों ने बैलों को वहीं से खजाना उठाने का आदेश दे दिया और कुछ ही घड़ियों में मैदान में अफरातफरी मच गई। पर असली धमाका तो बीरबल ने कुछ और ही किया।
उन्होंने पहले से ही अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को उन संकेतित संदूकों के आसपास छिपाया हुआ था और कुछ मोहमाया सिपाहियों को ऐसे स्थानों पर लगाए रखा था जहां से वे दुश्मन का ध्यान खींच सकें और फिर अचानक एक शोर मचाकर उनसे वार कर दें। जैसे ही रावल के लोग संदूकों की ओर झगड़े में लगे, अंदर के दरवाजों से राजदंड की एक विशाल सेना निकली। यह सेना इतनी प्रशिक्षित और शांत थी कि उन्होंने चुपके से, बिना ज्यादा शोर के, दुश्मन की पीठ पर वार कर दिया। राहत यह हुई कि महल के अंदर के सैनिकों ने पूरी ताकत से काम लिया और बाहर के नकली खजाने की तरफ दौड़े दुश्मन अब दो तरफ से घिर गए, बाहर से नकली आकर्षण और अंदर से सच्चे सैनिकों का दबाव। रावल की सेना के पास कोई वार करने की सही दिशा नहीं रही। वे चकित थे, यह सोचते हुए कि उनके सामने जो कुछ है वह उसका असली स्वरूप नहीं है। पर यह सब तो बीरबल के पीठ पीछे की युद्धनीति का केवल आधा हिस्सा था। असली चाल तो तब आई जब बीरबल ने दुश्मन के सेनापति रावल उदयराज के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए एक शाही उल्लास का कार्यक्रम रचा। उन्होंने महल के बीचों बीच से एक ऐसा नाटक चलवाया जिसमें एक नकल का संदेश प्रत्यक्ष रूप से छोड़ा गया कि अकबर स्वयं युद्ध से पहले ही रावल को आमंत्रित कर रहा है, पर वह आमंत्रण छल था, एक धोखा की आवाज। यह संदेश रावल के कानों तक पहुंचा और उसके मन में भय और शक ने घेरा कर दिया कि कहीं अकबर का उद्देश्य सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि उनके सम्मान को मिटाने का भी हो। जब सेनापति के मन में यह शक हावी होता है तो उसके हाथ कमजोर पड़ते हैं और सैनिकों के मन में नेतृत्व पर प्रश्न उठने लगता है। बीरबल ने यह भी समझा था कि एक सेनापति का सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल है। यदि वह डगमगा गया तो उसकी सेना भटक जाएगी। तभी बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने महल के सामने एक भयंकर शोर मचवा दिया, जैसे कोई बड़ा युद्ध साधन आ गया हो। पर असल में वह शोर एक कंजी ढोल और बीन की टोली का था, जिनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि दुश्मन की कानों में प्रतिहिंसा की आवाज गूंज उठी। यह शोर सुनकर रावल की सेना में कुछ घबराहट हुई और उनकी पीठ में खलल पड़ गया। पर बीरबल ने यह सब जानबूझकर किया ताकि दुश्मन के मन में अनियमितता आए और वे भ्रमित होकर भागने का विचार करें। और भागना ही था बीरबल की असली जीत का कारण, क्योंकि भागते हुए सेना बिखरती है, खुद सेनापति का प्रभाव घटता है और फिर किसी भी तरह के सुधार में देर लगती है। पर रावल उदयराज हार मानकर भागने वाला सैनिक नहीं था। उसने नौटंकी और शोर के बीच अपनी तलवार को और निकाला और एक झुंड के साथ महल की ओर बढ़ा, यह सोचकर कि किसी तरह की अंतिम चढ़ाई से वह अकबर के दिल की हड्डी को तोड़ देगा। पर तभी बीरबल की सबसे आश्चर्यजनक चाल सामने आई। बीरबल ने महल की एक ऊंची टॉवर की खिड़की से एक पतला सा झंडा लहरवा दिया, जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, जो युद्ध दिखता है वह न्याय नहीं, और जो न्याय छुपा है वह शक्ति है। उस संदेश की भाषा में एक दार्शनिक ट्विस्ट था, पर रावल के लिए उस झंडे की लालिमा अलग अर्थ लिए आई। उसने सोचा कि शायद अकबर ने किसी तरह की नई सैन्य गठजोड़ कर लिया है और अब उसकी सोच अलग है। यह झंडा देखकर रावल थोड़ा सा थम गया, और जैसे ही एक सेनापति थमता है उसकी सेना में दरारें आना स्वाभाविक है। बीरबल ने जानबूझकर उस आशंका के बीज बो दिए थे। रावल ने देखते देखते अपनी सेना को खींचने का आदेश दे दिया। कुछ की आंखों में वहां असली नापाक योजना का डर बैठ गया था। पर इससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब बीरबल ने उसी समय महल के सामने से एक बारडरसी आवाज निकाली। वे कुछ कविताएं और शास्त्रीय गीतों के मिश्रण में कुछ ऐसे शब्द बोले जो सीधे रावल के कान तक पहुंचे। इनमें कहा गया कि जो राजा अपने दमन के कारण डरता है वह स्वयं अपनी तलवार से मिट जाएगा। यह सुनकर कुछ सेनापतियों के मन में शैतानी विचार आए और वे अपने सेनापति के नेतृत्व पर संदेह करने लगे। सेनापति ने समझा कि उसकी शक्ति उससे उल्टी दिशा में जा रही है, और यदि उसने अभी भी अंधेरे में आगे बढ़ने की कोशिश की तो बड़ी हानि हो सकती है।
इस तरह बीरबल ने दुश्मन के मन में लगातार संदेह और भय फैलाया, बिना एक सीधे युद्ध के। दुश्मन का मनोबल टूट चुका था और उसकी सेनापति की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। आखिरकार रावल ने एक रात 24 घंटों के भीतर ही अपनी सेना वापस बुलाने का निर्णय कर लिया। पर वापसी करते हुए उसने अपनी कोई भी प्रतिष्ठा बची नहीं छोड़ी। उसके सैनिक बिखरे हुए, थके हुए और भ्रमित थे। कुछ ने रास्ते में ही अपनी तलवारें छोड़ दीं, कुछ ने ठान लिया कि वे अब कभी भी अकबर से लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। बीरबल की चाल ने न सिर्फ समस्या का हल किया बल्कि दुश्मन के मनोबल को इस तरह ध्वस्त कर दिया कि आने वाले कई वर्षों तक वे दोबारा सीमांत पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर सके। यह जीत किसी शस्त्र की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग की सूझ और मन की रणनीति से हुई, और बीरबल की चाल ने यह साफ कर दिया कि बुद्धि की जीत तलवार की जीत से कहीं अधिक स्थायी होती है। वापस महल लौटकर अकबर ने बीरबल का गला लगा लिया और कहा, तुमने आज मेरे लिए केवल राज्य नहीं बचाया, तुमने मेरे लिए सिद्ध कर दिया कि राजसी शक्ति केवल तलवार नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि भी होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जब लड़ाई दिमाग की हो तो शांति की राह भी दिमाग ही निकालेगा। दरबार में सबने ठहाका लगाया और बीरबल की चाल की तारीफों के पुल बांधे। पर बीरबल ने सबको शांत कर दिया और कहा, जो दुश्मनों के होश उड़ा देता है वह चाल हमेशा सरल और मानवता से भरपूर होती है, क्योंकि रहा और सीमा पर बैठे जासूसों ने यह जानकारी प्याले प्याले करवाई। रावल ने तो मान लिया कि अकबर अपनी राणा रानियों के साथ राजसी शो कर रहा है और खजाने की रक्षा मुख्य तौर पर वहां होगी। वे रात में हमला करने का निर्णायक निर्णय ले चुके थे। पर बीरबल ने अब अपनी शानदार चाल शुरू की। उन्होंने महल के भीतर की असली रक्षा को गायब कर दिया नहीं, पर एक ऐसी नकली शंका पैदा कर दी कि दुश्मन खुद ही अपनी चालों में भ्रमित होकर आगे बढ़ेगा। रात आई और घोड़ों की खुरों की आवाज के साथ रावल की सेना ने महल पर हमला कर दिया। पर जैसा कि बीरबल की योजना थी, रावल ने अपना ध्यान महल के बाहर के बाजार और मंच की तरफ लगाया। उनका मानना था कि वहीं से उन्हें सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। घोड़ों और तलवारों की गड़गड़ाहट के बीच महल के कुछ झरोखों से ली गई रोशनियां जैसे चकाचौंध कर देने वाली थीं, पर वे रोशनियां किसी खजाने की ओर नहीं बल्कि एक अलग ही जाल की ओर थीं। बीरबल की चतुराई थी कि उन्होंने महल के बाहर के क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े नकली खजाने और बर्तनों से भरे संदूक रखवा दिए थे, जो कि असल में केवल लकड़ी और पत्थर से भरे थे, पर उनकी चमक और आवाजें ऐसी थीं कि दुश्मन की नजरें धोखा खा गईं। रावल के सेनापतियों ने बैलों को वहीं से खजाना उठाने का आदेश दे दिया और कुछ ही घड़ियों में मैदान में अफरातफरी मच गई। पर असली धमाका तो बीरबल ने कुछ और ही किया। उन्होंने पहले से ही अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को उन संकेतित संदूकों के आसपास छिपाया हुआ था और कुछ मोहमाया सिपाहियों को ऐसे स्थानों पर लगाए रखा था जहां से वे दुश्मन का ध्यान खींच सकें और फिर अचानक एक शोर मचाकर उनसे वार कर दें। जैसे ही रावल के लोग संदूकों की ओर झगड़े में लगे, अंदर के दरवाजों से राजदंड की एक विशाल सेना निकली। यह सेना इतनी प्रशिक्षित और शांत थी कि उन्होंने चुपके से, बिना ज्यादा शोर के, दुश्मन की पीठ पर वार कर दिया। राहत यह हुई कि महल के अंदर के सैनिकों ने पूरी ताकत से काम लिया और बाहर के नकली खजाने की तरफ दौड़े दुश्मन अब दो तरफ से घिर गए, बाहर से नकली आकर्षण और अंदर से सच्चे सैनिकों का दबाव। रावल की सेना के पास कोई वार करने की सही दिशा नहीं रही। वे चकित थे, यह सोचते हुए कि उनके सामने जो कुछ है वह उसका असली स्वरूप नहीं है। पर यह सब तो बीरबल के पीठ पीछे की युद्धनीति का केवल आधा हिस्सा था। असली चाल तो तब आई जब बीरबल ने दुश्मन के सेनापति रावल उदयराज के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए एक शाही उल्लास का कार्यक्रम रचा। उन्होंने महल के बीचों बीच से एक ऐसा नाटक चलवाया जिसमें एक नकल का संदेश प्रत्यक्ष रूप से छोड़ा गया कि अकबर स्वयं युद्ध से पहले ही रावल को आमंत्रित कर रहा है, पर वह आमंत्रण छल था।
एक धोखा की आवाज। यह संदेश रावल के कानों तक पहुंचा और उसके मन में भय और शक ने घेरा कर दिया कि कहीं अकबर का उद्देश्य सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि उनके सम्मान को मिटाने का भी हो। जब सेनापति के मन में यह शक हावी होता है तो उसके हाथ कमजोर पड़ते हैं और सैनिकों के मन में नेतृत्व पर प्रश्न उठने लगता है। बीरबल ने यह भी समझा था कि एक सेनापति का सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल है। यदि वह डगमगा गया तो उसकी सेना भटक जाएगी। तभी बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने महल के सामने एक भयंकर शोर मचवा दिया, जैसे कोई बड़ा युद्ध साधन आ गया हो। पर असल में वह शोर एक कंजी ढोल और बीन की टोली का था, जिनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि दुश्मन की कानों में प्रतिहिंसा की आवाज गूंज उठी। यह शोर सुनकर रावल की सेना में कुछ घबराहट हुई और उनकी पीठ में खलल पड़ गया। पर बीरबल ने यह सब जानबूझकर किया ताकि दुश्मन के मन में अनियमितता आए और वे भ्रमित होकर भागने का विचार करें। और भागना ही था बीरबल की असली जीत का कारण, क्योंकि भागते हुए सेना बिखरती है, खुद सेनापति का प्रभाव घटता है और फिर किसी भी तरह के सुधार में देर लगती है। पर रावल उदयराज हार मानकर भागने वाला सैनिक नहीं था। उसने नौटंकी और शोर के बीच अपनी तलवार को और निकाला और एक झुंड के साथ महल की ओर बढ़ा, यह सोचकर कि किसी तरह की अंतिम चढ़ाई से वह अकबर के दिल की हड्डी को तोड़ देगा। पर तभी बीरबल की सबसे आश्चर्यजनक चाल सामने आई। बीरबल ने महल की एक ऊंची टॉवर की खिड़की से एक पतला सा झंडा लहरवा दिया, जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। जो युद्ध दिखता है वह न्याय नहीं, और जो न्याय छुपा है वह शक्ति है। उस संदेश की भाषा में एक दार्शनिक ट्विस्ट था, पर रावल के लिए उस झंडे की लालिमा अलग अर्थ लिए आई। उसने सोचा कि शायद अकबर ने किसी तरह की नई सैन्य गठजोड़ कर लिया है और अब उसकी सोच अलग है। यह झंडा देखकर रावल थोड़ा सा थम गया, और जैसे ही एक सेनापति थमता है उसकी सेना में दरारें आना स्वाभाविक है। बीरबल ने जानबूझकर उस आशंका के बीज बो दिए थे। रावल ने देखते देखते अपनी सेना को खींचने का आदेश दे दिया। कुछ की आंखों में वहां असली नापाक योजना का डर बैठ गया था। पर इससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब बीरबल ने उसी समय महल के सामने से एक बारडर सी आवाज निकाली। वे कुछ कविताएं और शास्त्रीय गीतों के मिश्रण में कुछ ऐसे शब्द बोले जो सीधे रावल के कान तक पहुंचे। इनमें कहा गया कि जो राजा अपने दमन के कारण डरता है वह स्वयं अपनी तलवार से मिट जाएगा। यह सुनकर कुछ सेनापतियों के मन में शैतानी विचार आए और वे अपने सेनापति के नेतृत्व पर संदेह करने लगे। सेनापति ने समझा कि उसकी शक्ति उससे उल्टी दिशा में जा रही है, और यदि उसने अभी भी अंधेरे में आगे बढ़ने की कोशिश की तो बड़ी हानि हो सकती है। इस तरह बीरबल ने दुश्मन के मन में लगातार संदेह और भय फैलाया, बिना एक सीधे युद्ध के। दुश्मन का मनोबल टूट चुका था और उसकी सेनापति की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। आखिरकार रावल ने एक रात 24 घंटों के भीतर ही अपनी सेना वापस बुलाने का निर्णय कर लिया। पर वापसी करते हुए उसने अपनी कोई भी प्रतिष्ठा बची नहीं छोड़ी। उसके सैनिक बिखरे हुए, थके हुए और भ्रमित थे। कुछ ने रास्ते में ही अपनी तलवारें छोड़ दीं, कुछ ने ठान लिया कि वे अब कभी भी अकबर से लड़ने की हिमाकत नहीं करेंगे। बीरबल की चाल ने न सिर्फ समस्या का हल किया बल्कि दुश्मन के मनोबल को इस तरह ध्वस्त कर दिया कि आने वाले कई वर्षों तक वे दोबारा सीमांत पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर सके। यह जीत किसी शस्त्र की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग की सूझ और मन की रणनीति से हुई, और बीरबल की चाल ने यह साफ कर दिया कि बुद्धि की जीत तलवार की जीत से कहीं अधिक स्थायी होती है। वापस महल लौटकर अकबर ने बीरबल का गला लगा लिया और कहा, तुमने आज मेरे लिए केवल राज्य नहीं बचाया, तुमने मेरे लिए सिद्ध कर दिया कि राजसी शक्ति केवल तलवार नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि भी होती है।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जब लड़ाई दिमाग की हो तो शांति की राह भी दिमाग ही निकालेगा। दरबार में सबने ठहाका लगाया और बीरबल की चाल की तारीफों के पुल बांधे। पर बीरबल ने सबको शांत कर दिया और कहा, जो दुश्मनों के होश उड़ा देता है वह चाल हमेशा सरल और मानवता से भरपूर होती है, क्योंकि आखिरकार लड़ाई का मकसद केवल जीत नहीं बल्कि स्थायी शांति भी है। कहानी का यही सबक दरबार में कई वर्षों तक सुनने को मिला। बीरबल की वही चाल जो दिखने में छोटी और महज छल लगती थी, वास्तव में इतनी गहरी थी कि उसने युद्ध के चक्र को ही बदल दिया। अकबर ने उसके बाद कई सुधार किए। उन्होंने चुस्ती, युवा वर्ग की शिक्षा और सीमा प्रबंधन में सुधार लाया ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से किसी भी तरह की चाल में न फंस सके। पर सबसे ज्यादा जीत तो बीरबल की थी। उसकी चाल ने यह दिखाया कि बुद्धिमत्ता और मानव हृदय का मेल दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो सकता है। और जब रावल उदयराज बाद में कभी कभी किसी सभा में याद किया जाता तो लोग मुस्कुराकर कहते, याद करो वह दिन जब बीरबल की एक चाल ने हमारे होश ही उड़ा दिए थे। दरबार की सुबह कुछ अलगसी चल रही थी। पेठे हुए बादल नहीं थे, पर महल की हवा में वही हल्की सी गंभीरता थी जो तब आती है जब कोई नया सवाल उठने वाला हो। अकबर अपनी कोठरी से निकले तो चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों के कोने में वह चमक भी थी जिसे बीरबल गुप्त संकेत समझ लिया करता। आज का दिन वैसा ही था। लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे, पर महल के आंगन में जो खामोशी फैली थी वह किसी बात की तलखी लिए थी। बीरबल भी अपनी साधारण मुस्कान लिए बैठा था, पर उसके होठों पर आज कुछ और ही हंसी का तुक्का था, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आज कुछ मजा आने वाला है। अकबर ने बिना किसी के आमंत्रण के आज दरबार में थोड़ी सी चंचलता लाई। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक अनोखी पहेली पूछूंगा, पर ध्यान रहे, यह पहेली केवल बुद्धि से नहीं दिल से भी समझनी होगी। दरबार में कुछ लोग उठे और पास परिवार की तरह एक दूसरे को देखा। किसी ने सोचा कि क्या अकबर अपनी ही तरह का कोई मजाक कर रहे हैं। किसी ने सोचा कि शायद आज कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। पर बीरबल ने केवल आंख मटकाई और बोला, महाराज, आपकी कोई भी पहेली यदि अनोखी हो तो उसे अनोखे तरीके से हल करने का अधिकार भी अनोखे उपाय मांगता है। बताइए क्या है वह पहेली? अकबर ने अपनी बड़ी हथेली पोंछते हुए कहा, यह पहेली एक गीत की तरह है। सुनो, एक ऐसी चीज बताओ जो सबकी है पर कोई बांटता नहीं, जिसे हर कोई चाहता है पर सब इससे भागते हैं, जो बढ़ती है पर कभी पतली नहीं होती। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। कुछ लोगों के चेहरे पर अटपटा भाव दिखा। कुछों ने सधीसी, कुछों ने चौंक कर पूछा, कहिए महाराज, वह चीज क्या है? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वही अनोखी पहेली। बीरबल ने आंखों में शरारत भर कर कहा, महाराज, यह तो वही बात हो गई। पहेली सरल है पर उत्तर गहरा। क्या मैं सोच कर आता हूँ? अकबर ने हंसकर कहा, सोच लो, पर ध्यान रहे, इस बार मैं चाहूंगा कि तुम उत्तर केवल शाब्दिक न दो, मुझे देखना है कि तुम इस उत्तर के साथ क्या व्यवहार करोगे। बीरबल ने अपनी पतली सी मुस्कान छोड़ी और कहा, तो ठीक है, मैं जवाब के साथ एक कहानी भी लाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, एक घड़ी का समय दूंगा, पर वह समय सिर्फ तुम्हारे लिए है। बीरबल दरबार से बाहर निकला और महल के बगीचे की ओर चल पड़ा। उसका दिमाग उस पहेली के चारों ओर नाच रहा था। सबकी है पर कोई बांटता नहीं, उसने अपने आप से कहा, जिसे हर कोई चाहता है पर सब इससे भागते हैं, ये विरोधाभास कैसा है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पास रखी चाय की थाली उठाकर धीरे धीरे घूंट पीने लगा। पर बीरबल का दिमाग सामान्य पीने पीछे का नहीं था। वह छोटे छोटे अनुभवों से बड़े सबक निकालना जानता था। उसने देखा कि महल के चारों ओर किसान, नौकर और कुछ बच्चे घूम रहे हैं। उनमें से हर एक अपनी अपनी जिंदगी के छोटे छोटे बोझ लेकर चला जाता है। बीरबल ने फैसला किया कि इस पहेली का जवाब उसने सिर्फ दरबार के भीतर बैठकर नहीं देना,
उसे बाहर जाकर जनता की जुबान और उनके हृदय को भी सुनना होगा। पहली जगह जहां उसने जाना वह बाजार था। बाजार में रंगीन पर्दे, मिट्टी के बर्तन और लोगों की हलचल थी। बीरबल ने एक छोटे से फेरी वाले से पूछा, बेटा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास है पर वे उसे बांटते नहीं, जो हर कोई चाहता है पर उससे भागता भी है? फेरी वाले ने हंसकर कहा, महाराज, हमारे यहाँ तो सबकी पास समय है पर हम इसे बांटते नहीं। पर क्या हर कोई समय चाहता है? शायद नहीं, क्योंकि समय के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बीरबल मुस्कुराया पर उसने जाना कि यह जवाब पूरी पहेली का समाधान नहीं दे रहा। उसने वृद्ध कुम्हारे से बात की जो अपनी चाक पर गेंदा बनाते हुए बैठा था। वृद्ध ने कहा, मेरे पास अनुभव है पर मैं इसे बांटता हूँ। पर लोग अनुभव लेना नहीं चाहते क्योंकि उससे सच सामने आ जाता है। बीरबल ने सोचा, लोग अनुभव चाहते हैं पर नहीं चाहते कि उन्हें अपनी गलती से सबक लेना पड़े। फिर उसने एक छोटे बच्चे के साथ खेलना चाहा। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास खिलौने हैं पर मैं बांटना नहीं चाहता, पर मैं खेलना चाहता हूँ और भागता भी हूँ जब बड़ों का डांट आता है। बीरबल ने मन ही मन ठहाका लगाया। ठहाका इसलिए कि बच्चे की मासूमियत में पहेली की सच्चाई छिपी थी। वह बाजार से महल वापस आया और अकबर को बताने की बजाय एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में एक खेतिहर की आवाज के रूप में एक सवाल रख दिया। उसने कहा कि आज महल के बाहर एक बड़ा सम्मेलन होगा जहां लोग अपनी अपनी खुशियां और दुख बांटेंगे। अकबर ने पहले कुछ संदेह व्यक्त किया, पर फिर उन दोनों ने मिलकर यह तय किया कि आज वे जनता के बीच जाकर देखेंगे कि वास्तव में लोग क्या चाहते हैं और क्या उनसे भागते हैं। अकबर छोटे रूप में, न्याय के राजा की बनाई कुछ सीधी सी पोशाक में, और बीरबल साधारण कपड़ों में जनता के बीच पहुंचे। लोग उनको पहचानते थे पर कई ने सोचा कि यह कोई नया खेल है। कुछ ने आंखों में छुपी आशा और कुछ ने संदेह के भाव से देखा। इस तरह वे बीचे में बैठकर सुनने लगे कि जनता किस बात पर खुश है और किस बात से भागती है। पहेली के हर हिस्से पर बीरबल ने ध्यान दिया। सबकी है पर कोई बांटता नहीं। वह सोचने लगा कि इस बात का सीधा रिश्ता लोगों के पास मौजूद सुख शांति या समय से हो सकता है। पर आज के दौर में लोग अपने सुखों को पकड़कर रखना चाहते थे, बांटना नहीं। जिसे हर कोई चाहता है पर सब इससे भागते हैं। यह वाक्य उसके दिल में एक अजीब सा उतरता हुआ लगा। क्या लोग सच में किसी ऐसी चीज को चाहते थे जो उन्हें डराती भी थी? उसने देखा कि लोग अच्छे जीवन, शिक्षा, इज्जत और न्याय चाहते थे, पर जब इन्हें पाने के लिए उसूल बदले जाने की बात आई तो वे पीछे हट जाते थे। यही विरोधाभास था। लोग अच्छा चाहते थे पर परिवर्तन से डरते थे। जो बढ़ती है पर कभी पतली नहीं होती, यह वाक्य उसको सबसे पेचीदा लगा। बढ़ती क्या है जो पतली नहीं होती? उसका विचार गया, लोगों की लालसा, अहंकार, समय, उम्र या शायद जिम्मेदारी। फिर उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो अपने बड़े बड़े घरों के अफसोस की दास्तां सुना रही थी। उसके शब्दों में एक बात बार बार उभर कर आती, लालसा बढ़ती जाती है और कम नहीं होती। बीरबल ने समझा कि लालसा और इच्छा की आग समय के साथ बढ़ती जा सकती है और पतली नहीं होती, क्योंकि हर नई चीज पाकर भी मन नया प्रश्न पैदा कर देता है। पर क्या यही पहेली का पूरा उत्तर था? शायद आधा। उसने सोचा कि अकबर ने चाहा कि यह जवाब बुद्धि के साथ व्यवहार में भी आए, तो उसने एक और योजना बनाई। वह वापस महल पहुंचा और दरबार में चुपचाप खड़ा हो गया। अकबर ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या मिला कुछ? बीरबल ने कहा, महाराज, कुछ मिला पर यह सब सुनने और दिखाने जैसा है। अगर आप चाहें तो मैं आने वाले 3 दिनों में एक नाटक रख दूं जहां हम यही चीज दिखाएंगे, पर असली सवाल यह है कि हम इसे जनता के सामने किस रूप में रखें। अकबर को यह प्रस्ताव पसंद आया और उन्होंने आज ही मेला सजवाने का आदेश दे दिया। मेला 3 दिन बाद गूंजा।
उसे बतौर एक बड़ा प्रयोजन दिखाया गया, लोगों को यह दिखाने के लिए कि किस तरह लालसा, चाहत और भागने की प्रवृत्ति उनके जीवन को प्रभावित करती है। बीरबल ने नाटक की पटकथा खुद लिखी। नाटक में 3 पात्रों के रूप में चाह, भय और समझ थे। चाह का किरदार बड़ा आकर्षक था, सुनहरी पोशाक, चमकते गहने और बड़ी बड़ी बातें। भय एक धूसर परछाई जैसी था जो हर कदम पर लोगों को पीछे हटा देती। समझ एक शांत लेकिन दृढ़ महिला थी जो थल-थल संभालती और धीरे धीरे सबको सिखाती। नाटक में चाह सबसे आगे बढ़ती और हर बार उसे पाने के लिए और चाह और बढ़ती, पर जब भय सामने आता लोग भाग जाते। समझ आती और कहती, जब तक तुम बांटोगे नहीं, तुम्हारे पास जो है वह कभी तुम्हारा नहीं होगा। लोगों ने इस नाटक को देखा और हर दृश्य पर उंगलियां उठाईं, कुछ हंसे, कुछ रोए और कुछ सोच में पड़ गए। नाटक का मध्य भाग सबसे दिलचस्प था। चाह ने घोषणा की कि वह सब कुछ दे देगी, पैसा, इज्जत, शान, पर शर्त यह थी कि लोग उसे सिर्फ लेने वाले बने रहें, बांटना नहीं। भीड़ में कई लोग उस लालच में फंसने लगे, पर जब समझ ने पूछा कि क्या तुम यह सब बांट लोगे, तो वे चुप हो गए। भय ने मौका पाकर चिल्लाया और कहने लगा कि जो कुछ भी तुम बांटोगे वह छोटा पड़ जाएगा। यह सुनकर कई लोग सच में भागने लगे, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। बीरबल ने नाटक में यह दिखाया कि जब लोग सिर्फ पाने पर ध्यान देते हैं और बांटने से कतराते हैं तो समाज घटता है, और जब एक एक व्यक्ति बांटता है तो वही समृद्धि का बीज बनता है। नाटक के एक हिस्से में एक गरीब बूढ़ा चरवाहा आता है। उसके पास कुछ ही है, पर वह बांटने से नहीं डरता। वह कहता है कि मेरी खुशियां छोटी हैं पर बांटने से बढ़ती हैं। यह दृश्य देखकर कई आंखें नम हो गईं। 3 दिन के मेले और नाटक के बाद बीरबल ने दांव बदला। उसने दरबार में फिर वही प्रश्न रखा और कहा, महाराज, अब मैं जवाब दूंगा। वह चीज है जिम्मेदारी और इच्छा का वह संगम जिसे हम नाम दे सकते हैं, लालसा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, पर तुमने तो कई रूपों में देखा, क्या तुम सुनिश्चित हो? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, पर मैं इस उत्तर के साथ एक प्रयोग भी करूंगा। मैं जनता से कहूंगा कि वे अपनी एक एक चीज आज बांटें, एक किताब, एक बाल्टी अनाज, एक कपड़ा, बस बांटें और देखिए क्या होता है। अकबर ने अनुमति दी और महल के भीतरी आंगन में एक बड़ा सा बांटगृह रखा गया जहां लोग अपनी चीजें रख सकते थे। शुरुआत में लोग संकोच कर रहे थे, पर बीरबल ने स्वयं अपनी छोटी सी पुस्तक वहां रख दी और जोर देकर कहा कि वह केवल बुद्धि नहीं बांट रहा बल्कि अपने अनुभव भी बांट रहा है। धीरे धीरे लोग आने लगे, किसी ने अनाज, किसी ने कपड़े, कोई अपनी पुरानी किताब रख गया जिसे उसने पचाकर रखा था। एक पिता ने कहा कि वह अपनी बच्ची की एक खिलौना छोड़ देगा, और यह दृश्य देखकर उसे जो खुशी मिली वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। भीड़ में भागने वाले लोग भी लौटे और कुछ ने आंखें उठाकर देखा कि बांटने से जो खालीपन लगता था वह भरता जा रहा है। बिखरी सी छोटी छोटी चीजें मानो एक नई व्यवस्था की नींव बन गईं, और बीरबल ने उस पर मुस्कुराकर कहा, देखा महाराज, यही तो है जो सबकी है पर बांटते नहीं, जिसे हर कोई चाहता है पर उससे भागता है, जो बढ़ती है पर पतली नहीं, वह लालसा और उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी। अकबर ने भी महल के सामने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी ईमानदारी से बांटेगा उसे दरबार में विशेष सम्मान मिलेगा, और जिन्हें दान मिला है उन्हें एक प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह घोषणा कुछ मंत्री को खल गई, पर जनता ने दिल से स्वागत किया। बीरबल ने कहा, महाराज, आज आप न केवल बुद्धि से पहेली सुनी, आपने अपने कर्तव्य की परख भी की। यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। अकबर की आंखों में गर्व और संतोष का ज्वार था। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी राज्य का वास्तविक खजाना उसकी जनता की खुशी और उनकी जिम्मेदारी का भागीदारी है। उन्होंने बीरबल का हाथ थामकर कहा,
तुमने मुझे न केवल सही उत्तर दिया बल्कि वह तरीका भी दिखाया जिससे राज्य को समृद्ध किया जा सकता है। पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटा, दरबार में एक नए तरह की हलचल आई। बीरबल को सूचित किया गया कि सीमा पार एक वैभवशाली तिजारती परिवार के पास एक अद्भुत पुस्तक आई है, जिसका शीर्षक था इच्छाओं का गणित। कहते हैं कि इस पुस्तक में लिखा है कि कैसे मानव के भीतर की लालसा को मापकर उसका संतुलन बनाते हुए समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। कई बुद्धिवेत्ता और मंत्री उस पुस्तक को पढ़कर अपने मत बदलना चाहते थे, पर बीरबल ने कहा कि ज्ञान तो अच्छा है, पर यदि उसे बांटकर नहीं रखा गया तो वही ज्ञान भी लालसा बनकर रह जाता है। उसने पुस्तक की एक प्रति महल की लाइब्रेरी में रखने को कहा और कॉपीज बांटकर लोगों को पढ़ाने का आदेश दिया। इस पर जनता ने भी पुस्तक पढ़नी शुरू की और कईयों ने पाया कि लालसा को समझना आसान है, पर उसे नियंत्रित करना कठिन। बीरबल ने फिर एक छोटी सी सभा रखी जहां लोगों से पूछा गया कि किस तरह की इच्छाएं उन्हें सच्ची खुशी देती हैं, पैसा, नाम या शांति। लोगों ने मिलकर कहा कि असली खुशी बांटने में है, और वही बात बार बार सामने आई कि जब हम अपने पास को बांटते हैं तो चाहे वह समय हो, धन हो या अनुभव हो, वह चीज अपनी जगह पर लौट आती है और समाज में स्थायी परिवर्तन का बीज बनती है। अंत में एक बार पुनः दरबार में जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह क्या सीखा, तो बीरबल ने मुस्कान में कहा, महाराज, आपने मुझसे अनोखी पहेली पूछी, मैंने उसका उत्तर दिया, पर असली सफलता तब मिली जब हम दोनों ने जनता के साथ मिलकर उस उत्तर को प्रायोगिक रूप में लागू किया। अकबर ने सिर झुकाया और बोला, तुमने आज मुझे एक नया पाठ पढ़ाया कि राजा की सबसे बड़ी पहेली यह नहीं कि कौन बुद्धिमान है, बल्कि यह कि वह अपनी बुद्धिमत्ता का फल कैसे अपनी जनता के साथ बांटता है। बीरबल ने फिर हंसकर कहा, और महाराज, याद रखिए, लालसा चाहे जितनी बढ़े उसे बांटने पर ही पतला किया जा सकता है, नहीं तो वह बढ़ती ही जाएगी और अंततः किसी को निगल लेगी। महल में अब एक नई रीत चल पड़ी, बंद कमरों में छुपी चीजें बाहर आने लगीं और लोग बांटने में झिझकना कम करने लगे। बच्चे स्कूल जाने लगे, किताबों का भार हल्का हुआ और बाजारों में सामूहिक उत्सव होने लगे। बीरबल की चाल ने केवल एक पहेली का उत्तर नहीं दिया था, उसने पूरे राज्य के नजरिए को बदल दिया। और अकबर, वह जो पहेली पूछने आया था, उसने न केवल उत्तर सुना बल्कि अपने राज्य को अपने दिल के करीब ला लिया। एक राजा के लिए इससे बड़ी शिक्षा और क्या हो सकती थी। और इस प्रकार जब अकबर ने बीरबल से अनोखी पहेली पूछी तो बीरबल ने न केवल बुद्धि दिखाई बल्कि कर्म और संवेदना का वो पाठ पढ़ाया जिसे सुनकर पूरा राज्य मुस्कुराया। लोगों ने कहा कि आज से वे न केवल जीना सीखे हैं बल्कि बांटना भी सीखा है, और यही सबसे बड़ी जीत थी। बीरबल ने आखिर में अपनी कंजूस मगर दयालु मुस्कान के साथ कहा, महाराज, पहेलियां सिर्फ पूछने के लिए नहीं होती, वे जीने के लिए भी होती हैं। और अकबर ने गूंज कर कहा, और आज हमने मिलकर यही जीना सीख लिया। बीरबल ने कैसे बचाया पूरा शहर। दरबार की सुबह वैसे तो हमेशा जीवंत रहती थी, पर उस दिन हवा में कुछ अनपेक्षित सा सन्नाटा था, जैसे किसी दरी के नीचे से कोई बड़ी चीज सरक रही हो। समाचारवाहक आते जाते चुप थे और लोग अपने अपने काम से थोड़ी देर को ठहरकर एक दूसरे की आंखों में पूछते हुए देखते थे। अकबर ने भी आज किसी तरह की बेचैनी अपने चेहरे पर छुपा रखी थी। वह दरबार में बैठा था और उसका ध्यान बार बार महल की ओर जाता था, जैसे कोई वजह हो जिसे वह स्वयं बोल नहीं पा रहा हो। बीरबल, जो हमेशा जैसी खेल खेल में गंभीरता रखते थे, आज और भी सतर्क दिखे। उनकी सूक्ष्म आंखों में किसी तरह की उम्मीद और चिंता मिली हुई थी। घटनाएं अचानक आईं। एक सुबह खबर आई कि शहर के बाहर बस्ती की एक बड़ी नदी अचानक उछलकर अपने किनारे से अलग हो गई है। लोग बताते थे कि पानी नदी के सामान्य रास्ते से हटकर शहर की ओर बढ़ रहा है
और हर पल बढ़ता जा रहा है। खेत खलिहान डूब रहे थे, पशुधन कट रहे थे, और सबसे बड़ी बात, नदी के उस मोड़ पर कई गांवों के उपजाऊ हिस्से और छोटे छोटे मोहल्ले थे जिनके बचने का कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। अकबर का चेहरा बदल गया। पानी को रोकने के लिए सैनिक और मजदूर जुटाए गए, पर पानी की गति इतनी तेज थी कि हर प्रयास कमजोर पड़ता दिखा। बीच बीच में बादल गरजते और गर्जना की तरह नदी का पानी भी तेजी से नीचे आता। किसी ने कहा कि यह सिर्फ बारिश का असर है, किसी ने कहा कि नदी के ऊपरी बांध से अचानक जल छोड़ दिया गया होगा। पर बीरबल ने उसका कुछ और संकेत पकड़ा। उसने देखा कि पानी एकदम भंवर की तरह नहीं आ रहा, बल्कि कहीं न कहीं एक नियोजित ढंग से बढ़ रहा है, जैसे किसी ने उसे काट कर शहर की ओर मोड़ने की कोशिश की हो। बीरबल को लगा कि यह कोई साधारण मूसलाधार नहीं, और न ही केवल प्राकृतिक आपदा, इसमें मानवीय चाल के चिन्ह हैं। वह रात भर जागते रहे। उन्होंने नदी के किनारे के कुछ किसानों से पूछताछ कराई, कुछ मछुआरों से बात की, और फिर पुरानी नक्शों की खोज की। उन्हीं नक्शों में एक पुराना चैनल दिखा, जो सदियों पहले नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। पर अब वह चैनल बंद था और वहां पर पुराने पेड़ और बसते हुए घर बने थे। बीरबल ने समझा कि यदि वह चैनल खोल दिया जाए तो पानी का एक भाग नियंत्रित होकर बाहर निकल सकता है। पर समस्या यह थी कि चैनल खोलने के लिए बड़े पत्थर और लकड़ी की बनावट हटानी पड़ेगी, और यह काम रात में करना खतरनाक था। न जाने पानी और मलबा कब किसी को बहा ले जाए। साथ ही नदी का बहाव इतना तेज था कि सीधे तौर पर कटाई करने पर शहर के कुछ हिस्से और भी अधिक अतिजोखिम में आ सकते थे। बीरबल ने अपने दिमाग की मशाल जलाई और एक योजना बनाई जो इतनी सरल और चालाक थी कि सुनने में मजेदार लगती थी, पर करने में खतरे से कम नहीं थी। उसने सबसे पहले अकबर से कहा कि वह रात के समय एक बड़ा मेला लगाए, किसी को बताए बिना, पर जनता की मदद से। अकबर आश्चर्य हुआ, मेला? जब शहर में लोग बचाव की चिंता में हैं? पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, कभी कभी हम जिस चीज को आपदा समझते हैं वही किसी और के लिए ढाल बन सकती है। अकबर ने भरोसा दिखाया और तुरंत आदेश दे दिया कि मेले के लिए तैयारी की जाए। मेला इसलिए रखा गया कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, उनके साथ जानवर, अनाज, थैलियां और छोटी छोटी चीजें भी साथ लाईं। पर बीरबल का मकसद केवल यह नहीं था कि लोग बाहर आकर सुरक्षित रहें। असल चाल यह थी कि मेले की रौनक और हलचल नदी के किनारे के पुराने चैनल की ओर दुश्मनों की नजरें भी खींचे, क्योंकि बीरबल को शक था कि कुछ लोग जानबूझकर नदी का मार्ग बदल रहे हैं, शायद सीमांत पर बैठे किसी शत्रु या किसी स्वार्थी मंत्री की साजिश। मेले का वातावरण बनते ही बीरबल ने कुछ भरोसेमंद मजदूरों को, जो वास्तव में सैनिकों के साथ भी काम कर सकते थे, चैनल के पास भेजा। पर उन्होंने वहां जाकर दिखावा किया कि वे मेले के मंच और जलखेल की तैयारी कर रहे हैं। माना गया कि पानी का बहाव कहीं पर अवरुद्ध है और उसे खोलने की जरूरत है, पर बीरबल का अगला कदम और भी नायाब था। उसने महल के कुछ कारीगरों को बुलाकर पुराने बांध की नकल बनवाई। उन्होंने बड़े बड़े नकली लकड़ी के दरवाजे और पत्थर के दिखावे बनवाए, जिन्हें देखकर कोई भी समझे कि बांध मजबूत है। पर असल में बीरबल ने उन पट्टियों के पीछे असली पुलों और खोखले रास्तों का निर्माण छिपा रखा, ताकि पानी को बड़ी शांति से मोड़ा जा सके। रात को जब पानी अपनी पूरी गति पर था, बीरबल ने मेले के झमेले में अचानक एक गायबसा दृश्य करवा दिया। मेले की एक तरफ से अचानक ढोल-ताशों की आवाज निकली और लोगों ने देखा कि मेले के किनारे पर कुछ युवा नाविकों ने सुनियोजित ढंग से छोटी छोटी बत्तियां जलाकर खिंचाव किया। यह लकड़ी और बत्तियां देखकर कुछ लोग यह सोच बैठे कि शायद वहां कोई उत्सव है, पर असल में बीरबल ने उन बत्तियों से ही पानी के बहाव का ध्यान खींचवाया। लोग और पानी के गाहक वहीं खींचे चले आए और कुछ ने वहां से पानी में कूदकर मछलियां पकड़ी, और इस तरह पानी का कुछ हिस्सा उस तरफ की ओर मोड़ा गया।
उसी समय बीरबल ने चुपके से कानाफूसी करवाई कि चैनल खोल दिया गया है। यह अफवाह जानबूझकर फैलाई गई ताकि क्षेत्र में लगे कई छोटे बांध और अवरोध हटाए जा सकें। कुछ लोगों ने अफवाह पर भरोसा कर लिया और बांधों के पास आए, पर बीरबल ने पहले ही उन बांधों के भी पल्ले में कुछ मजबूत रस्सियां और लकड़ी लगा रखी थी ताकि सब कुछ नियंत्रित ढंग से हो। ऐसे में जब पानी का कुछ हिस्सा उन नकली खंडों की ओर गया तो वह धीरे धीरे खाई में समा गया और शहर का मुख्य मार्ग सुरक्षित रहा। पर बीरबल को पता था कि यह चाल स्थायी हल नहीं दे सकती। अभी भी नदी का बहुत सारा पानी शहर की ओर आ रहा था और अगर इसे सही दिशा न दी गई तो कई मोहल्ले डूब सकते थे। इसलिए उसने दूसरा कदम उठाया। उसने उस पुरानी चैनल को बहाल करने का आदेश दिया, पर इस बार जनता की मदद से। बीरबल ने मेले के दौरान ही एक रेशमी सी आवाज में घोषणा करवाई कि जो कोई भी अपना हिस्सा देगा, चाहे अनाज हो या कपड़ा, उसे बाद में ज्यादा सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। लोग जो पहले सिर्फ सुरक्षा के लिए बाहर आए थे, अब उत्साह से लगे। किसी ने रस्सियां दी, किसी ने बारीक लोहे के कोरे पकड़े और कई लोगों ने अपने हाथों से खुद पत्थर हटाए। बीरबल खुद भी गंदे पानी में उतर गया और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगा। लोगों ने देखा कि बीरबल सिर्फ हुक्म देने नहीं आया, वह खुद मिट्टी में लीन था, अपने हाथों से पत्थर उठा रहा था और बच्चों को भी पानी से सुरक्षित रखने के तरीके समझा रहा था। यह दृश्य देखकर लोगों का मन परिवर्तन हुआ। वे पहले भय से जकड़े हुए थे, पर अब उनमें एक नई जिज्ञासा और साहस आई। बुजुर्गों ने अपने पुराने अनुभव बताए कि किस तरह पुरखों ने नदी की दिशा बदली थी और किस तरह उसी तरह की कोशिश अब की जा सकती है। किसानों ने बताया कि कब बरसात आने पर कौन जगह पानी ले जाता था और किस स्थान पर बांध बनाए जाते थे। उन अनुभवों को मिलाकर बीरबल ने एक अस्थायी नाला तैयार कराया जो धीरे धीरे नदी के कुछ पानी को खेतों की ओर मोड़ता और वहां की मिट्टी में समाने देता। इस तरह पानी का दबाव शहर पर घटता गया। इस सब के बीच बीरबल ने एक और चाल चल दी। उसने कुछ चुनिंदा लोगों को भेजकर यह खबर उद्योगपतियों और बड़े जमींदारों तक पहुंचाई कि यदि वे राहत कार्यों में सहयोग नहीं करेंगे तो बाद में सरकार विशेष कर के तौर पर उनसे वसूली कर सकती है। यह कड़वा सच थोड़े समय में असर दिखाने लगा। कई अमीर लोग जो पहले अपने घरों की सुरक्षा के पीछे छिपे थे, अब भारी भरकम रसद और धन देकर राहत कार्य में जुट गए। लेकिन सबसे बड़ा संकट तब आया जब पानी, जो अब चैनल से बह रहा था, अचानक किसी अज्ञात शक्ति से और भी तेजी से बढ़ गया। किसी ने कहा कि ऊपर के बांध में दरार आ गई है, किसी ने कहा कि पहाड़ों से बर्फ पिघलने लगी है। इस खबर ने सभी को दहलाया। बीरबल ने तब भी ठंडे दिमाग से काम लिया। उसने मेले में इकट्ठे सभी ताकतों को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और बचाव करने के लिए, दूसरा हिस्सा नदी के निकट ही राहत और संरचनात्मक कामों के लिए। उस रात एक भयंकर दृश्य हुआ। पानी की लकीरें महल के बाहर तक पहुंच गईं और कई घरों की ऊंचाई तल तक डूब गई। पर उस भीषणता के बीच भी बीरबल की योजना ने काम करना नहीं छोड़ा। उसने उस समय कुछ बड़े घोड़ों पर चौकस सवार भेजे जो भारी भरकम बांधों और पत्थरों को रस्सियों से बांधकर उस दिशा में खींचे जहां पानी को कम से कम नुकसान हो। साथ ही बीरबल ने मेले के भीड़ से कुछ जवानों को चुना जो नावों में बैठकर लोगों को उच्च स्थानों तक पहुंचाते। इस काम में जहां एक ओर जोखिम था, वहां दूसरी ओर मानवता का एक ऐसा भाव था जिसने हर किसी को जोड़ दिया। अगले दिन बारिश थमी और नदी धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर लौटने लगी, पर नुकसान था और शहर को अब कठिन काम करना था। बीरबल ने तुरंत राहत शिविर लगाए जहां लोग सूखा अनाज, कपड़े और दवा पा सकें। उसने एक सूची बनाई कि किस मोहल्ले को कितनी राहत चाहिए और किसे पहले प्राथमिकता मिलेगी, पर उसकी बुद्धिमत्ता सिर्फ शीर्ष शासन तक सीमित नहीं थी।
उसने स्थानीय नेताओं और गांव वालों को भी साथ लेकर रखा ताकि निर्णय त्वरित और नपेतुले तरीके से हों। उसने यह भी कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए मिलावट नहीं की जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। समय बीतता गया और शहर के लोग फिर से अपने घरों की मरम्मत में लग गए। बीरबल ने कहा कि केवल दीवारें और घर ठीक करने से काम नहीं चलेगा, हमें यह भी देखना होगा कि भविष्य में ऐसी आपदा कैसे रोकी जाए। उसने यह सुझाव दिया कि नदी के किनारे मजबूत बांध बनाए जाएं, पुराने चैनलों की मरम्मत की जाए और जंगलों की कटाई पर रोक लगाई जाए ताकि पानी की धार कम हो। अकबर ने तुरंत कुछ नए नियम लागू किए, जंगलों की कटाई सीमित हुई, नदी के किनारे पेड़ लगाए गए और नई जल संरक्षण योजनाएं लागू की गईं। पर सबसे बड़ी सीख क्या थी? बीरबल ने कहा वह केवल तकनीकी हल नहीं थे, असली जीत थी कि लोगों ने साथ मिलकर काम किया। उसने यह दिखाया कि यदि समाज के हर हिस्से को निर्णय में शामिल किया जाए तो कोई भी समस्या बेशुमार नहीं रहती। उसने यह भी दिखाया कि हुक्म और आदेश तो जरूरी हैं, पर नेतृत्व का मतलब है साथ चलना, खुद का हाथ गंदा करना और लोगों को प्रेरित करना कि वे भी वही करें। उसने मेले की भूमिका को केवल एक नाटक नहीं छोड़ा, उसने उसे एक सामाजिक सतर्कता की मिसाल बनाया, जहां हंसी और संगीत के बीच लोग अपने छोटे छोटे भेद भूल गए और एक बड़े उद्देश्य के लिए जुट गए। कई महीने बाद जब शहर फिर से खड़ा हुआ और खेतों में हरियाली लौट आई, तब अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। उसने लोगों के योगदानों के नाम गिने और बीरबल से कहा, तुमने इस आपदा में केवल तकनीकी उपाय नहीं किए, तुमने लोगों को जोड़ा और उनका हृदय जीत लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, शहर बचाना केवल पत्थरों और बांधों से नहीं होता, यह तो दिलों को जोड़ने से होता है। लोग आज भी उस दिन की बात करते हैं जब नदी ने शहर पर प्रहार किया था और कैसे उस दिन बीरबल की सूझबूझ, उनकी माया और लोगों की एकजुटता ने पूरे शहर को बचा लिया। बच्चे गांवों में खेलते हुए कहते हैं कि देखो बीरबल ने हमें कैसे बचाया था, वह आदमी जो दिमाग और दिल दोनों से आगे था। और बूढ़े लोग बताते हैं कि वह रात जब मेले की रोशनी और बांधों की पट्टियां मिलकर नदी का राग बदल गई थीं, तब से हर बरसात में शहर के लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर याद दिलाते हैं कि संकट में मिल बांट कर लड़ना सबसे बड़ा धर्म है। कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि हर साल जब वर्षा आती है, लोग उस दिन को याद करके नए पेड़ लगाते हैं, नदी की सफाई करते हैं और बीरबल की उस सरल मुस्कान को याद करते हैं जो कहती थी, हिम्मत वही नहीं जो अकेले तलवार उठाए, हिम्मत वही है जो मिलकर दूसरे का हाथ थामे। और इस तरह बीरबल ने न केवल पूरे शहर को बचाया, बल्कि लोगों के हृदयों में एक नई जिम्मेदारी की ज्वाला जगा दी, एक ऐसी ज्वाला जो बरसात के बाद भी बुझने नहीं पाती।